गुड इवनिंग। आज मार्केट वापस से फ्लैटिश बंद हो गया, कुछ खास मार्केट में हुआ नहीं आज। एक्टिविटी मार्केट का क्लोजिंग इज़ ऑलमोस्ट कल जितना क्लोजिंग ही है मार्केट का, कुछ ज़्यादा उसके अंदर में एक्टिविटी हुई नहीं। इंट्राडे के अंदर में भी मार्केट ने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं, ऊपर नीचे 20-25 पॉइंट में ट्रैवल करता रहा मार्केट। मार्केट एक्चुअली वेट कर रहा है कल ये आरबीआई का एक इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आना बाकी है। और आरबीआई कह रहा है, एक्सपेक्टेशन ये है, आरबीआई नहीं कह रहा है, एक्सपेक्टेशन ये है कि 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट का इंक्रीमेंट होगा। रेपो रेट बेसिकली वो रेट होता है जिसमें आरबीआई जो है वो बैंक्स को लेंड करता है, और रिवर्स रेपो होता है कि जब बैंक्स जो है आरबीआई को देता है कैश वापस और डिपॉजिट करता है। तो रेपो रेट बेसिकली बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है उसी को आप मान लीजिए रेपो रेट है। तो रेपो रेट क्यों बढ़ता है? जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रेपो रेट बढ़ता है। तो इंडिया का अगर इन्फ्लेशन देखेंगे अभी आज के रेट में, तो वो तकरीबन छः या 5.75% के करीब है। और वही अगर हम रेपो रेट को देखें तो वो 6.25% है। तो एक्सपेक्टेशन है कि रेपो रेट कल आरबीआई 0.25% बढ़ा देगा। और अगेन ये एक्सपेक्टेशन है कि ये लास्ट इंक्रीज होगा, इसके बाद में आरबीआई शायद और बढ़ाएगा नहीं, बिकॉज इन्फ्लेशन का जो एक कंसर्न था इंडिया में वो ओवरऑल कंट्रोल में आ गया है। जस्ट एक नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ कि इन्फ्लेशन जो सितंबर 2022 में इन्फ्लेशन हो गया था वो 7.4% हुआ था। उसके बाद से 6%, 5%, 5.8%, 5.7 इस तरह से इन्फ्लेशन घट रहा है। जैसे यूएस में भी इन्फ्लेशन अब कंट्रोल में आ रहा है, वैसे इंडिया में भी इन्फ्लेशन अब कंट्रोल में आ रहा है। तो इसलिए आरबीआई हो सकता है कि यहाँ से और इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए। अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाता है तो उसका फ़ायदा किसको है? फ़ायदा वैसे सारे बिजनेसेस को है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर नहीं बढ़ेगा तो सबका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो जो बढ़ रहा है वो कंट्रोल हो जाएगा। और जो इंटरेस्ट रेट्स पे डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज़ है, जैसे रियल एस्टेट है, जैसे जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब आजकल कुछ भी कंज्यूम करते हैं, कुछ भी कैपिक्स करते हैं, तो उसमें लोन का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में डेफिनेटली उसका एक फ़ायदा होता है, विच डेफिनेटली विल बिकम अ बूस्टर फॉर आवर इकोनॉमी। तो होपफुली इस क्वार्टर के बाद नेक्स्ट क्वार्टर से मार्केट भी थोड़ा स्ट्रेंथ की तरफ दिखे, बिकॉज इन्फ्लेशन हमेशा एक नेगेटिविटी क्रिएट करता है। एंड अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया और इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़े, एक्चुअली रशिया और यूक्रेन का वॉर उस पर भी डिपेंड करता है। अगर वो वॉर में कुछ ऐसा परिवर्तन होता है जो कि हमारे कंट्रोल के बाहर हो और इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाए, क्योंकि क्रूड बढ़ने लग जाए, तब वापस से वो प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज एज फार एज इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट इज कंसर्न, आई थिंक हम लोग एक टॉप साइकिल में आ गए। तो नेक्स्ट क्वार्टर से मार्केट ओवरऑल अच्छा करना चाहिए। सेक्टर स्पेसिफिक कुछ खास आज हुआ नहीं है। अडानी की बात करें तो अडानी के कुछ स्टॉक्स, जैसा कि मैं हर बार बोल रहा हूँ कि कुछ स्टॉक्स अच्छा करेंगे, कुछ स्टॉक्स पूरा करेंगे। तो अडानी इंटरप्राइज ने तो आज चमत्कार कर दिया, 14%। तो जिन्होंने 1100-1200 में लिया होगा उनकी लॉटरी लग गई। मैंने तो नहीं लिया था, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट है सब स्टॉक्स में कुछ भी करना। उसके अलावा जो स्टॉक्स ऊपर में गए हैं वो है अडानी विल्मार, अडानी पोर्ट, एसीसी, अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट का रिजल्ट पे आया तो रीजनेबली अच्छा रिजल्ट है। तो आई थिंक सीमेंट ओवरऑल बास्केट अच्छा है। तो अदानी के पर्टिकुलरली सीमेंट स्टॉक्स के अंदर में नीचे लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट आई है और वो कंटिन्यू हो सकता है। और बाकी जो अडानी ग्रीन है, अडानी पावर है, ये कंटिन्यूड है रेड में। तो अडानी में अब वो आ गया है कि अच्छे हैं वो चलेंगे और जो खराब है वो गिरते जाएंगे। ओवरऑल सेक्टर की अगर बात करें तो देर इज़ नो क्लियर कट ट्रेंड इन एनी सेक्टर राइट नाउ। पीएसयू बैंक्स को थोड़ा सेलिंग विटनेस करना पड़ा आज। आई थिंक अडानी का वो एक ओवरहैंग उनके ऊपर में अभी भी चल रहा है। प्राइवेट बैंक्स ऑलमोस्ट फ्लैटिश थे, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये सब ऑलमोस्ट फ्लैटिश जोन में काम कर रहे हैं। और रियल एस्टेट अगेन इज ग्रीन। तो मुझे लगता है वो इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट टॉप होने की जो बात हो रही है उसके कारण रियल एस्टेट अब पॉजिटिव हो रहा है। फार्मा फ्लैट, एफएमसीजी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हुआ है कि वरुण बेवरेज का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, तो उसके कारण वरुण बेवरेज 6% से ज़्यादा तेज हुआ। मीडिया ऑलमोस्ट फ्लैट रहता है, आईटी सेक्टर ऑलमोस्ट फ्लैट था, कुछ हुआ नहीं इसमें। ऑटो सेक्टर आज थोड़ा सा नरमी में थे, विच आई थिंक इज मोर ऑफ अ करेक्शन। आई थिंक ऑटो सेक्टर ओवरऑल एज अ स्टोरी इस साल या आने वाले साल के अंदर में ये स्टोरी ठीक होना चाहिए। एनर्जी फ्लैट था, मेटल कमज़ोर था, बिकॉज जब भी डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जाता है तो मेटल्स ओवरऑल वीक होता है। स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी एक्शंस थे, रिजल्ट स्पेसिफिक काफ़ी एक्शंस थे। भारतीय एयरटेल का रिजल्ट, अडानी ग्रीन का रिजल्ट, अंबुजा का रिजल्ट, हीरो होंडा का रिजल्ट, इन सब के रिजल्ट्स है। तो जब भी रिजल्ट आते हैं तो उसके कारण मार्केट एक बार तो रिएक्ट करता ही है,
क्योंकि एक्सपेक्टेशन होता है और एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड या एक्सपेक्टेशन से नीचे अगर कुछ भी रिजल्ट आए तो उसका एक इम्पैक्ट आता है। तो रिजल्ट्स के रिएक्शंस आए हैं स्टॉक में, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ कि भाई ये स्टॉक के अंदर में ज़बरदस्त कुछ हुआ है और आपको इस स्टॉक को ध्यान रखना चाहिए। तो ब्रॉडरली मार्केट अभी वेट एंड वॉच मोड पे है, तो देखते हैं क्या होता है। जब तक वो बड़ा रेंज जो है 17,550 और 17,750 जो ऊपर का रेंज है, इसको तोड़ के कन्विंसिंगली ऊपर क्लोज ना करे, सॉरी 17,850 इसके ऊपर अगर क्लोज ना करे, तब तक आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक प्लस माइनस चलता रहेगा। एंड वी विल जस्ट कंटिन्यू टू लर्न फ्रॉम द मार्केट। अभी लर्निंग का फेज अच्छा है, हम सब सीख रहे हैं मार्केट से और मार्केट हमको सिखा रहा है, तो आप भी इसका फ़ायदा उठाइए और सीखिए मार्केट से। थैंक यू, बाय।